So good evening, friends. Now let's start actually, and today we'll start on the very basic thing about astrology. जिससे कि क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है इस विषय के बारे में, इस ज्ञान के बारे में, तो हम लोग बहुत बेसिक चीज से शुरू करेंगे। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारी अर्थ है उसके 3 मोशन होते हैं, और ज्यादातर लोग जानते ही हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि हम लोग को सब पढ़ाया जाता है ये। एक तो जो अर्थ है अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, अपनी एक्सिस के चारों तरफ, और ये वंस इन 24 आवर्स, एक दिन में एक बार 24 घंटे में अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस अर्थ का जो मोशन है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर once in 24 hours. Secondly, ये रोटेट करती है अराउंड द सन। जो सन हमारा प्लैनेट है या जो भी है, तो उसके चारों तरफ भी रोटेट करती है, और सन के चारों तरफ रोटेट करने में अर्थ को करीब 1 साल का समय लगता है। तो ये इसका हो गया सेकंड मोशन। इसके बाद अर्थ का तीसरा मोशन है कि ये अपनी एक्सिस पर वर्टिकल नहीं है, इट इज टिल्टेड ऑन इट्स ओन एक्सिस, और जो एंगल है दैट इज अबाउट 23 डिग्री एंगल पर ये अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है। तो एक साथ अर्थ के 3 मोशन हो रहे हैं जो हमको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। एक अपनी एक्सिस के चारों तरफ, दैट इज वंस इन 24 आवर्स, फिर सन के चारों तरफ वंस इन 1 ईयर, एंड टिल्टिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। जैसे बच्चे आपने देखा होगा लट्टू या भौरा घुमाते हैं, तो जिस तरह से उसके मोशन होते हैं, एक अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है, एक चारों तरफ घूमता रहता है, और एक अपनी एक्सिस पर टिल्टेड भी होता है। तो यू कैन कंपेयर विद दैट कि बिल्कुल ठीक उसी तरह से अर्थ के जो है वो 3 मोशन है। इनका बहुत हम इस्तेमाल करेंगे बहुत अलग अलग तरीके से अपने इस विषय में, इसीलिए मैंने बताया जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जैसे आपके ऑडियो ऑफ हैं, तो मैं व्हाट आई प्लान एक्चुअली कि मैं करीब 70-75 मिनट्स आपके सामने बोलूंगा, एंड देन आई गिव दिस फील्ड टू यू। फिर आप जितना भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है आप नोट करते रहिए, एंड आई ऑलवेज प्रेफर आस्किंग क्वेश्चंस। और जितना भी क्वेश्चन पूछे, जो भी आपके माइंड में है, बिल्कुल हेजिटेट मत करिए, एंड आई विल बी टू ग्लैड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, या जो भी मुझको पॉसिबल होगा मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो ये 3 मोशन है अर्थ के। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अगर मॉर्निंग में ईस्टर्न होराइजन की तरफ देखें, तो आप देखेंगे कि सन वहां से अपीयर होता है। सन जो है ईस्टर्न होराइजन में जब सनराइज का टाइम होता है तो वहां से निकलता है, और निकलने के बाद वो धीरे धीरे आपको मूव करता हुआ दिखाई देता है, और शाम तक जो है वो वेस्ट में जाकर छिप जाता है, और फिर दोबारा से अगले दिन मॉर्निंग में वहीं से निकलता है सनराइज के टाइम। अब क्वेश्चन ये है कि सन तो फिक्स्ड है, सन तो मूव नहीं कर रहा। मूव क्या कर रहा है? मूव कर रही है हमारी अर्थ, और अर्थ के मूव करने की वजह से हम अर्थ पर हम जब खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सन इज अपीयरिंग टू बी मूविंग, जबकि सन इज ए फिक्स्ड प्लैनेट, सन इज नॉट मूविंग एट ऑल, सन इज स्टेशनरी। सन के चारों तरफ बाकी सब चीजें मूव कर रही हैं, सोलर सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं। तो सन मूव नहीं कर रहा, बट क्योंकि अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट, मतलब उसके अपोजिट मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये चीज आप समझिए कि जो सन मूव नहीं कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है, और क्योंकि अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, इसलिए हमें जो सन है इट इज अपीयरिंग टू बी मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और फिर 24 आवर्स में वापस आ जाता है, और ये क्रम चलता रहता है। जब हम जो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं जोडियक, या हिंदी में उसको कहते हैं राशि चक्र या राशि व्रत। और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बिकॉज अगर हम आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जोडियक का क्या मतलब होता है। तो अगर हम, जैसे मैंने कहा कि सन को देखें और एक लाइन ड्रॉ करें, मान लीजिए ईस्ट से निकलते हुए वेस्ट में छिपते हुए एंड अगेन कमिंग बैक टू द ईस्ट, तो एक सर्किल बनेगा, एक सर्कुलर लाइन बनेगी
and that is imaginary line because sun is not moving. तो अब क्योंकि वो अर्थ के मूवमेंट की वजह से हमको दिखाई पड़ रहा है, तो उस अगर लाइन को हम ड्रॉ करें, एक सर्कुलर लाइन को, तो उस लाइन को हम एक वर्ड है जिसके नाम से उसको जानते हैं, एंड दैट इज नोन एज एक्लिप्टिक. आई विल जस्ट राइट हियर एक्चुअली ऑन द दीप्ति जी, मेरा स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दीजिए, वो शायद आपने डिसेबल्ड कर दिया है. दीप्ति जी, You can share it. ओके, थैंक यू. तो ये वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं एक्लिप्टिक. अगर हम इसको मैं लिखता हूं यहाँ पर, दिस इज द वर्ड एक्लिप्टिक. तो ये एक्लिप्टिक क्या हुआ? द इमेजिनरी लाइन ऑफ द सन, जो हम देखते हैं पृथ्वी से कि सन मूव करता हुआ हमको अपीयर होता है, और उसको अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें, एक सर्किल को ड्रॉ करें, तो दैट वर्ड इज नोन एज एक्लिप्टिक. एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द एक्लिप्स, इज नथिंग टू डू विद द एक्लिप्स, दिस इज सिंपल एक्लिप्टिक. या इसको हम राशि व्रत कहते हैं, राशि व्रत के नाम से भी जानते हैं हिंदी में इसको. अगर इस सर्किल के दोनों तरफ 9 डिग्री ऑन आइदर साइड, जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं कि जो हम एंगुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, दैट वी मेजर इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मिनट एंड सेकंड. और एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और एक सर्किल होता है 360 डिग्री का. तो अगर हम इस सर्किल के दोनों तरफ 9 डिग्री ऑन आइदर साइड एक लाइन ड्रॉ करें, तो व्हाट वी गेट ए ब्रॉड बैंड और बेल्ट. एक बेल्ट टाइप का जैसे रिम होता है उस टाइप का आपको मिल जाएगा, which is 9 degree on either side of the ecliptic. तो अगर ये ब्रॉड बैंड और बेल्ट को अगर हम जब कंसिडर करते हैं, तो that broad band और बेल्ट is known by the name zodiac. और इसको राशि चक्र भी हम कहते हैं. जो हम 24 घंटे जोडियक की बात करते हैं, जब भी हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं, तो these are two terms which I think everybody should understand, because astrology starts from these two terms. One is the ecliptic, that is the imaginary line of the sun which we see from the earth, because sun is not moving, that's why I'm saying it's the imaginary line. Second is if we draw a broad band or belt which is 9 degree on either side of the ecliptic, तो जो हमको एक ब्रॉड बैंड या बेल्ट बनेगा उसको हम कहेंगे जोडियक. So now I hope that position of zodiac is very clear now. Now अब हम क्या करते हैं कि इस जोडियक को एक बेल्ट बन गया, सर्कुलर बेल्ट एक तरह से. इस जोडियक को जो 360 डिग्री की है, इसको हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो अगर हम 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट विल बी ऑफ 30 डिग्री. तो ये हमारे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 जो साइन बनते हैं, ये जो राशियां बनती हैं, those are known as 12 signs of the zodiac. एक मिनट में शेयर करके आपको बताता हूँ. जस्ट जैन साहब, ये 9 डिग्री वाला अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन? ओके, एक मिनट. Anyway, what I'm saying कि ये जो हम सन का मूवमेंट को अगर हम कंसिडर करें, ओनली द मूवमेंट ऑफ द सन, तो आपको क्या लगेगा कि एक सर्कुलर लाइन एक तरह से ड्रॉ होगी. अब इस सर्कुलर लाइन के दोनों तरफ अगर एक्सिस के ले आप 9 डिग्री का एंगल बनाए अंदर और बाहर दोनों तरफ से, तो क्या होगा, ऊपर जैसे रिम होता है साइकिल का या किसी भी व्हील का, तो उस तरह का बन जाएगा. एक ब्रॉड बैंड या बेल्ट आपको मिल जाएगी, which is 9 degree on either side of the ecliptic, and that is known as a zodiac. I hope it's clear now. अब हमने क्या किया कि इस जोडियक को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. एडिशनल
इसको हमने 360 डिग्री को जोडियक कहा, उसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो नाउ ईच पार्ट इज ऑफ 30 डिग्री। तो अब हम जो 12 राशियों की बात करते हैं या 12 साइंस ऑफ जोडियक की बात करते हैं, तो दीज आर द 12 साइंस ऑफ द जोडियक। अब हम क्या करेंगे कि वी विल स्टार्ट वन बाय वन फ्रॉम द साइन नंबर 1। मान लीजिए कि देयर इज 0 डिग्री ऑफ द जोडियक। जोडियक कहीं से तो स्टार्ट होगी, तो वहां उसका 0 डिग्री ऑफ द जोडियक होगा। और अगर हम फर्स्ट साइन लें तो फर्स्ट साइन विल बी फ्रॉम 0 to 30 डिग्री, और उस साइन को हम कहते हैं एरीज या मेष। इंग्लिश में उसको हम एरीज कहते हैं और हिंदी में कहते हैं मेष राशि। आपने देखा होगा कि हर राशि का एक सिंबल होता है। आप जब भी आप पेपर में या मैगजीन में या किसी बुक में आप देखते हैं, तो यू फाइंड दैट ईच राशि इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल, और उसका पर्पस है। और जो राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बेसिक उसकी क्वालिटीज हैं, एस्ट्रोलॉजी देखिए बहुत दो ही चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी में, एक तो साइंस या राशि और दूसरा है प्लैनेट। अगर इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरह समझ लें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, देन एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट ए कॉमन सेंस। तो आपको बहुत अच्छी तरह से राशियों के बारे में और प्लैनेट के बारे में समझना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू टेल यू कि बुक में ये लिखा हुआ है इसलिए आई जस्ट वांट टू रिपीट इट। आई डोंट वांट टू डू दैट एक्चुअली। सो साइंटिफिकली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हर राशि को आपको याद ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली जो है आपके दिमाग में आएगा कि इस राशि की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एनीवे, इसकी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट साइन इज फ्रॉम 0 to 30 डिग्री ऑफ द जोडियक, और इसको हम कहते हैं एरीज या मेष राशि। तो आपने सिंबल देखा होगा इसका, एंड सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय रैम, RAM। रैम कहते हैं भेड़ा, जो मेल का जो शीप है, सॉरी शीप का जो मेल पार्ट है, दैट इज रैम। रैम की क्या क्वालिटीज है, अगर आप उसको समझ लेंगे तो 50% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरीज विल बी क्लियर टू यू। वो रैम कहते हैं इज वेरी एडवेंचरस, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज ऑलवेज मोबाइल, इज फुल ऑफ एनर्जी, इट हैज लॉट ऑफ वाइटैलिटी। और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि दैट रैम इज हेड स्ट्रॉन्ग एनिमल। हेड स्ट्रॉन्ग बहुत एक वर्ड है जो फिट होगा एरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने में। ऐसे लोग बिल्कुल हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब मैं सिर्फ आपको सिंबल के बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, लेकिन जब बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जब आपको पता लगेगा कि और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। सिंबल इनका इसीलिए है कि जो ये मेनली उस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल अलोन एक्चुअली। तो वेरी हेड स्ट्रॉन्ग है लोग होते हैं। जब आगे भी पढ़ेंगे कि इनका लॉर्ड भी मंगल होता है, और मंगल वाले लोग बहुत ही रैश भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है उनके अंदर, एडवेंचरस भी होते हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी आल्सो, और जो मन में ठान लिया वो करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज अलग है कि अगर ये लोग जो होते हैं एरीज वाले मेष राशि के लोग जो है, इनको अगर हम शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट देंगे तो दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे विल डू इट इन अ वेरी एक्सीलेंट वे, एंड दे आर 100% सक्सेसफुल इन दैट। बट इनके प्रॉब्लम क्या है कि दे कैन नॉट वेट एक्चुअली फॉर लॉन्ग टाइम। अगर कोई प्रोजेक्ट लंबा है, इनको अगर आप 3-4 साल का प्रोजेक्ट आप दे दीजिए, दे विल बी कंप्लीटली फेलियर। बट छोटे प्रोजेक्ट के लिए दे आर वेरी गुड, अगर एनर्जी इनके अंदर बहुत होती है, बट प्रॉब्लम यही है कि वेट नहीं करते हैं। तो ये मेन जो रैम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करते हैं। दूसरा जो साइन होता है दैट इज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री ऑफ द जोडियक। जो दूसरा साइन हुआ, हम लोग 30 डिग्री में डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री ऑफ द जोडियक। इसको हम कहते हैं टॉरस, और हिंदी में कहते हैं वृष या वृषभ। वृष का मतलब होता है बुल, बैल, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल बुल। अब देखिए बुल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्टली बुल इज नोन फॉर स्ट्रेंथ, उसके अंदर जो ताकत है, स्टैमिना है, और आपने देखा होगा बुल को इट रिमेन्स साइलेंट, ये कुछ नहीं बोलता अनलेस एंड अनटिल ही इज प्रोवोक्ड, और जैसे ही आपने उसको प्रोवोक किया
वो फिर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, जो भी रास्ते में आएगा उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। तो इसी तरह के ये लोग हैं, दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, लेकिन अगर इनको प्रोवोक ना किया जाए तो ये बहुत अच्छे हैं। और जैसे ही इनको कुछ प्रोवोकेशन मिला तो आप समझ लीजिए कि वो छोड़ेंगे नहीं, भिड़ जाएंगे और जब तक उसका अंत नहीं कर देंगे, जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये दैट्स व्हाई दिस कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल बुल। अगर हम थर्ड साइन देखें, थर्ड साइन इज फ्रॉम 60 to 90 डिग्री ऑफ द जोडियक, और इसको हमने कहा जेमिनी, या हिंदी में हम इसको कहते हैं मिथुन। और इसका सिंबल आपने देखा होगा, इस रिप्रेजेंटेड बाय ये टू फीमेल ट्विंस जिसको हम बोलते हैं, और दो लड़कियां आमने सामने खड़ी हैं, तो इस रिप्रेजेंटेड बाय दैट सिंबल। तो दो लड़कियां आमने सामने खड़ी हैं तो क्या करेंगी, वो बेसिक क्या है उनका, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। वो एकदम से आप देखा होगा कि वो दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, दे विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग आल्सो। तो मेन जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इस साइन की, जेमिनी साइन की, दैट इज कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। इट मींस दे आर वंडरफुल पर्सन एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न। उनकी जो स्पीच है, जो बोलने का तरीका है, जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है, इतना अच्छा होता है कि अगर वैसे भी जब हम बात करेंगे आगे कि ये साइन इज रूल्ड बाय प्लैनेट मरकरी, और मरकरी की वजह से अगर कम्युनिकेशन इतना अच्छा, दे बिकम वेरी गुड नेगोशिएटर, they become very good diplomats, they become very good marketing persons, और किसी को भी कम्युनिकेशन से अपने बहुत जल्दी इम्प्रेस कर देते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, और अपनी बातों से जो है कम्युनिकेट करने के तरीके से बहुत जल्दी लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस साइन जेमिनी। आगे बढ़ते हैं कि जो फोर्थ साइन ऑफ द जोडियक है, दैट इज फ्रॉम 90 to 120 डिग्री ऑफ द जोडियक। आगे आगे हम जा रहे हैं, 30-30 डिग्री के एक एक साइन को ले रहे हैं। तो दैट इज फ्रॉम 90 to 120 डिग्री ऑफ द जोडियक। इसको हमने कहा कैंसर, या हिंदी में कहा कर्क। और आपने देखा होगा कि जो इसका साइन है दैट इज ए क्रैब। क्रैब कहते हैं कि जो सी फूड वाला जो एनिमल होता है, केकड़ा जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ दिस साइन कैंसर। ये क्या है, क्रैब इज अ वाटर बेस्ड एनिमल, और इसको कहते हैं कि ही इज ऑलवेज, दैट एनिमल इज ऑलवेज ऑन द मूव फॉर फूड, हमेशा खाने की तलाश में वो मूव करता रहता है। ऐसे ही इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिनका कि साइन कैंसर होता है, कि दे आर ऑलवेज ऑन द मूव, एक जगह पर वो स्टे करके नहीं रह सकते, उनको हमेशा चेंज चाहिए, नए नए एसोसिएशन चाहिए, नई नई फ्रेंडशिप चाहिए, नई नई जगह घूमने के लिए चाहिए। ऐसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि मान लीजिए कि किसी एक रेजिडेंस में रहते हैं, एक मकान में रहते हैं, कुछ दिन के बाद उनका मन उब जाता है कि नहीं, हमें मकान बदलना चाहिए, इसमें मन नहीं लग रहा। एक प्रोफेशन में, एक नौकरी में, एक बिजनेस में रहते हैं, कुछ दिन बाद वहां से भी उब जाते हैं, नहीं चेंज करना चाहिए हमें। तो जो चेंजिंग नेचर है, कुछ लोगों का मूड भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। जैसे कि अभी आप जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह बात करेंगे, कुछ देर बाद बहुत ही डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। तो ये जो कैंसर वाले लोग होते हैं, जिनका कि साइन कैंसर है, उस टाइप का उनका नेचर होता है, बहुत ही चेंजिंग टाइप का नेचर होता है। और वैसे भी जब आप आगे देखेंगे कि इसका लॉर्ड चंद्रमा है, जो कि अपना रोज साइज जो है वो चेंज करता है। और अगर हम वाटर की बात करें, बिकॉज हमने वाटर एनिमल से इसको रिप्रेजेंट किया, तो जो सी में टाइड्स आते हैं, मींस अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ, इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। दे आर वेरी इमोशनल टाइप ऑफ पीपल, बहुत ही जैसे जो इमोशनल टाइप के लोग होते हैं उस टाइप के लोग होते हैं ये। तो ये हमने उसको क्रैब से जो है उसको कंपेयर किया, और इस तरह से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाए। नेक्स्ट साइन इज फ्रॉम 120 to 150 डिग्री, और इसको हमने कहा लियो या सिंह राशि। सिंह राशि क्यों कहा, बिकॉज सिंह क्या है, एनिमल जो किंगडम है उसका राजा है, और एनिमल किंगडम का राजा होने से क्या करते हैं वो लोग, वो हमेशा तलाश में रहते हैं एक डोमेन की, एक एरिया की, जिसके ऊपर वो कंट्रोल कर सके। तो राजा की तरह, बिकॉज का जो इसका रूलर है वो भी सन है, तो दैट इज आल्सो किंग एक्चुअली। तो राजा की तरह इन लोगों का नेचर होता है, पर्सनालिटी होती है, टेम्परामेंट होता है।
आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये लियो साइन वाला व्यक्ति आपके सामने आ रहा है। उनका जो चलने का ढंग होगा, बोलने का ढंग होगा, और जो उनके फेस पर जो रेडियंस होगा, ब्राइट होगा, जो नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होगी, उससे आप इमीडिएटली पहचान जाएंगे कि ये लियो साइन वाला आदमी है, इस टाइप का व्यक्ति है। और बिल्कुल रॉयल नेचर होता है, उनसे आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो नहीं पूछ सकते, आपकी हिम्मत भी नहीं होगी उनसे बात करने की, उनकी पर्सनैलिटी देखकर। तो ये लियो साइन वाले लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप में पहचाने जाते हैं, जस्ट बाय हैविंग दैट लियो साइन यू कैन आइडेंटिफाई कि ये लोग, ये व्यक्ति जो है इस टाइप का होगा। आगे बढ़ते हैं 150 से 180 डिग्री ऑफ द जोडियक। ये छठा साइन हो गया जोडियक का, और इसको हमने कहा वर्गो या हिंदी में कन्या। और कन्या से ही इसको सिंबल भी इसका एक यंग फीमेल है जिसके एक हाथ में कॉर्न या व्हीट है और दूसरे हाथ में फायर है। और इसको फीमेल से हमने रिप्रेजेंट किया। फीमेल की क्या क्वालिटीज होती हैं? मेहनत करना, इंडस्ट्रियस, और होमली क्वालिटीज होती हैं। उनका नेचर बहुत शाई टाइप का होगा, सॉफ्ट होगा, टेंडर डिस्पोजिशन होगा, एंड they are very good in organizing and keeping track of details. हर चीज का डिटेल रखना, हर चीज को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना, वो उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये वेरी प्रैक्टिकल, और बहुत ही उनके एक स्किल होती है। स्किल होती है किसमें? कम्युनिकेशन में और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। वैसे भी जब और भी जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसका भी लॉर्ड मरकरी होता है, तो मरकरी इज अगेन कनेक्टेड विद द कम्युनिकेशन। So they have excellent skill in communication and information processing. तो ये basic characteristic हो गई इसकी, depending on the symbol it is represented by. Then next symbol is next sign of the zodiac is the seventh sign, which is from 180 degree to 210 degree. इसको हमने कहा लिब्रा, और हिंदी में कहा तुला राशि जो है। और तुला राशि का सिंबल है कि एक आदमी एक तराजू को पकड़े हुए, मैन होल्डिंग ए बैलेंस। ये नेचर इनका बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि एक बैलेंस होता है, जो एक रिलेशनशिप को बैलेंस करती है, हार्मोनियस बनाती है, एक्सचेंज करती है बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग एक्ट। एक्चुअली बहुत ही अच्छी रिलेशन बनाते हैं ऐसे लोग, जो है बहुत ही खुश मिजाज होते हैं और हर चीज को बैलेंस करके रखते हैं, हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। एंड बैलेंस भी कहते हैं, कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग। जैसे आप तराजू में से अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो इधर से निकाल के उधर रख देते हैं, तो उसी तरह से बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग यू ट्राई टू बैलेंस द रिलेशनशिप। तो ये इन लोगों की बहुत खासियत है। देन वी गो टू द 8th साइन ऑफ द जोडियक, उसको हम कहते हैं स्कॉर्पियो, और हिंदी में कहते हैं उसको वृश्चिक। वृश्चिक, स्कॉर्पियो का मतलब होता है बिच्छू। बिच्छू जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप जानते ही हैं। एक मिसचीफ करने की, मिसचीफ मीन्स कि काट के आपको डंक मारकर वो अंदर चला जाता है। मिस्टीरियस है, सीक्रेटिव है। जैसे एक ईगल टाइप का जानवर होता है, नीचे से अपना प्रे लिया और अपने आप को डिसोसिएट कर लिया उस एनवायरनमेंट से। तो इसी तरह के ये लोग होते हैं स्कॉर्पियो वाले, कि आपको नुकसान पहुंचाकर या जो भी बदला लेना है आपसे, बदला लेकर गायब हो जाते हैं। देन दे आर अनकंसर्न्ड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर दे आर टोटली लॉस्ट, अपने बिल में चले गए या आपसे वहां उस एनवायरनमेंट से बाहर चले गए, फिर उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए कहते भी हैं कि ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान भी रहना चाहिए वेल डीलिंग विद देम, कि अगर आपको नुकसान पहुंचाना है तो चुपचाप डंक मारकर आपको पास भी नहीं आएंगे दोबारा से, आपके पास से भाग जाएंगे। नेक्स्ट साइन इज 9th साइन ऑफ द जोडियक व्हिच इज फ्रॉम 240 टू 270 डिग्री, और इसको हमने कहा सेजिटेरियस साइन, या इसको कहा धनु राशि। धनु राशि का आप सिंबल देखिए, उसमें आप देखेंगे कि इट इज मेड ऑफ 2 पोर्शन। जो आगे का पोर्शन है दैट इज मैन विद द बो एंड एरो, एक आदमी और तीर कमान के साथ, और जो बैक पोर्शन है दैट इज ऑफ ए हॉर्स, घोड़े का पोर्शन है। ये क्या इंडिकेट करता है?
फर्स्टली मैन विद द बो एंड एरो, जो एक पावरफुल इंटेलेक्ट मैन है, और पीछे हॉर्स है। हॉर्स क्या इंडिकेट करता है? फिजिकल स्ट्रेंथ, जो हम हॉर्स पावर बोलते हैं। तो क्या हुआ? इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड द बॉडी। और बो एंड एरो क्या सिग्निफाई करता है? बो एंड एरो सिग्निफाई मींस क्रॉसिंग द स्पेसेस। आप दूर की तरफ निशाना लगाते हैं, दूर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो वही जो इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये ट्राई टू रीच आउट द न्यू टेरिटरीज, न्यू, अपनी सीमा से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। दे एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू टेरिटरीज, ऑल दोस थिंग्स दे डू। एंड बिकॉज इट्स बोथ intellect as well as the strength, they are always full of life, they're very happy person, very easy go gaya, actually and wonderful persons actually। फिर अगर हम अगले साइन की बात करें कैप्रिकॉर्न की, तो ये 10वां साइन है, और 10वां साइन मींस कि 270 से 300 डिग्री तक एक्सटेंड करता है। इसका भी अगर आप सिंबल देखेंगे तो इट इज अगेन ऑफ टू पार्ट्स। जो पहला पोर्शन है दैट इज ऑफ डियर, हिरन का है, और सेकंड जो पोर्शन है दैट इज ऑफ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का है। तो इन दोनों का बनाने का क्या मतलब हुआ कि क्रोकोडाइल क्या इंडिकेट करता है? क्रोकोडाइल इंडिकेट्स पेशेंस एंड एंड्योरेंस। इनके अंदर पेशेंस बहुत है, एंड्योरेंस बहुत है। और डियर क्या इंडिकेट करता है? वो हमेशा भागता रहता है, दैट इंडिकेट्स मोबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि रीचिंग गोल, हैविंग पेशेंस, अपने गोल को प्राप्त करना, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं जैसे वो एरीज लोग करते हैं, आराम आराम से पेशेंस रखकर उसको प्राप्त करना, अपने गोल की तरफ पहुंचना। और डियर की तरह दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग, दे वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग आल्सो। तो बहुत ट्रैवल करने के शौकीन होते हैं और हमेशा इधर उधर घूमने के शौकीन होते हैं ऐसे। फिर नेक्स्ट साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस की अगर आप डिग्री देखेंगे तो इट इज फ्रॉम 300 to 330 डिग्री ऑफ द जोडियक, और इसका हमने नाम लिया एक्वेरियस, या हिंदी में कहते हैं कुंभ। कुंभ जो है, कुंभ का मतलब घड़ा। इसमें अगर सिंबल आप देखते हैं तो इसका जो सिंबल है दैट इज मैन होल्डिंग ए वाटर पिचर, एक आदमी पानी का घड़ा अपने हाथ में लिए हुए या अपने सिर पर लिए हुए। जब आदमी पानी का घड़ा अपने सिर पर रखकर चलता है तो क्या पर्पज होता है उसका? दो पर्पज है कि पहली, पानी गिरना नहीं चाहिए। पानी नहीं गिरना चाहिए मीन्स कि यू नीड लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। जब भी पानी नहीं गिरेगा, जैसे ही आपका कंसंट्रेशन लूज होगा, पानी गिरना शुरू हो जाएगा, और आप उसको लेकर चल रहे हैं तो यू हैव ए फिक्सिटी ऑफ द पर्पस। पर्पज आपका फिक्स्ड है कि मुझे वहां पहुंचना है इस पानी के घड़े को लेकर। वही क्वालिटी इन लोगों की होती है, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उनका पर्पस फिक्स होता है कि हमें अगर लाइफ में ये करना है तो उसको अचीव करना है। और अगर आप देखें तो दे पर्पस इज बेस्ड ऑन सम फिलॉसफी, या जो भी जो लाइफ के सिंपल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर उनका पर्पस बेस्ड होता है। दे वेरी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ पीपल। और जो लास्ट साइन ऑफ द जोडियक है वो हम उसको पाइसेस कहा, और दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 330 डिग्री टू 360 डिग्री ऑफ द जोडियक, और इसको हम कहते हैं मीन राशि। मीन राशि का सिंबल देखिए, दो मछली, पेयर ऑफ फिश, और जो उनका एक का टेल हेड मिलता है, दोनों के आपस में टेल और हेड मिलते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे आर स्विमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक अप स्ट्रीम है, एक डाउन स्ट्रीम है। देखिए दोनों चीजें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, बिकॉज वन इज मूविंग अप स्ट्रीम, वन इज मूविंग डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मूव करने का मतलब क्या है कि यू हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू हैव टू पुश, गिव ए पुश टू सो मेनी थिंग सो दैट यू आर एबल टू गेट द एट द डिजायर्ड प्लेस। और डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि आराम से शांतिपूर्वक जो है आप स्विम कर रहे हैं, जो आपको चाह रहा है वो मिल रहा है आपको, नो अर्जेंसी और नो नथिंग हेस्ट एक्चुअली। तो आराम से जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये लोग होते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव भी करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शांत टाइप के लोग होते हैं, ऐसी कोई बहुत ज्यादा अलग से कोई एम्बिशन नहीं होती। तो इस तरह से जो पेयर ऑफ फिश है, और जो पर्पजली दिखाया कि वन इज गोइंग अप स्ट्रीम, वन इज गोइंग डाउन स्ट्रीम,
तो दोनों तरह से इनका जो कॉम्बिनेशन है, तो यू कैन सी द परफेक्ट ब्लेंड है एक तरह का, कि जो मेहनत करने का भी और शांत रहने का भी। और वैसे भी जब आप आगे इसको देखेंगे कि इसका जो लॉर्ड है दैट इज जुपिटर, और जुपिटर की क्वालिटीज भी उसी टाइप की आपको मिलेंगी। तो ये पर्पस था आपको 12 साइन के बारे में बताने का। एक जस्ट मैंने आपको नाम बताए हैं इनको, और जो सिंबल से उनको कंपेयर किया है। पर्पस ये है कि एक जस्ट एक टू हैव एन आइडिया कि हम जो बेसिक जो मेन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब हम इसको अगले सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आप देखेंगे कि और बहुत सारी चीजें, जब इनकी हम और डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप आपकी समझ में आ जाएंगी। आपको कोई रटने की या कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हैं अपने सिंबल के ऊपर, या इनका किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से इनका डिवीजन करते हैं, तो उसके बेसिस पर बहुत सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो ये हुआ साइंस के बारे में, जोडिकल साइन है, राशियां हैं हिंदी में कहते हैं इसको। अब थोड़ा सा एक प्लैनेट के बारे में भी समझते। हमने जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम 9 प्लैनेट को कंसिडर करते हैं, और 9 प्लैनेट का मतलब है कि सन जिसको हमने कहा हिंदी में सूर्य कहते हैं, मून चंद्रमा कहते हैं, मार्स मंगल कहते हैं, मरकरी बुध कहते हैं, जुपिटर को गुरु या बृहस्पति कहते हैं, वीनस को शुक्र कहते हैं, सैटर्न है उसको हिंदी में शनि कहते हैं, और राहु और केतु। यहाँ पर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उनका मूवमेंट बहुत स्लो है और हमारी जो इमीडिएट लाइफ में उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसके बारे में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है। अब जब मैंने जैसे कहा पहले आपको कि 2 चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेंगी, पहला साइन और दूसरा है प्लैनेट। तो प्लैनेट के बारे में भी आज हम थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको, जिससे कि आपके मन में कुछ आएगा, आप आगे उसको पढ़ेंगे भी कि प्लैनेट क्या है, उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। अगर एक प्लैनेटरी कैबिनेट को हम कंसिडर करें, एक जैसे राज दरबार होता है, तो उसमें हम हर प्लैनेट की उपमा दी गई है, उसमें एक एक कैरेक्टर के साथ। जैसे सन है, सन जो मैंने कहा कि सूर्य है, मेन प्लैनेट है, उसको हमने कहा राजा है, उसको हमने राजा से कंपेयर किया। मून है, मून जो है it's not a planet, but because it has a lot of effect on our human life, that's why we consider here as a planet, otherwise the satellite of the earth actually। तो मून को कंपेयर किया हमने क्वीन से, रानी से, वहां से राजा और रानी, सन एंड मून आर किंग एंड द क्वीन। फिर मरकरी है, मरकरी बुध को हम कहते हैं, तो मरकरी को कहा कि वो राजकुमार है, ही इज द प्रिंस, ही इज द चाइल्ड ऑफ द किंग एंड द क्वीन। तो उसको हमने चाइल्ड से कंपेयर किया, कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे आगे कि जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब ये रोल आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, फिर आपको बहुत कुछ याद करने की या देखने की जरूरत नहीं है। फिर मंगल कहा मार्स, मार्स को हमने कैरेक्टर से कंपेयर किया सेनापति, कमांडर इन चीफ, जो वहां का सेनापति है राज दरबार का, उसको हमने मार्स कहा, मंगल कहा। अब आता है जुपिटर और वीनस। जुपिटर कहते हैं बृहस्पति को, जुपिटर को कहा कि ये मिनिस्टर है उसका प्लैनेटरी कैबिनेट में, और मिनिस्टर को भी हमने एक स्पेसिफिक रोल दिया। वो इज नॉट ए जनरल मिनिस्टर, ही इज मिनिस्टर which looks after all religious and spiritual matters of the state। इसका मतलब यह है कि जितने भी जो धार्मिक या आध्यात्मिक मामले होते हैं उसमें वो राजा को एडवाइस करता है। इसके अलावा जनरल में एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं है, he is to look after only the religious and the spiritual activities of the state। तो ये एक मिनिस्टर हो गया। फिर वीनस कहा, वीनस को दूसरा मिनिस्टर कहा, एंड ही इज द मेन मिनिस्टर। जैसे कि एक हम कहेंगे होम मिनिस्टर होता है, which is given the number 2 position in the country। तो ऐसे ही राज दरबार में वीनस को कहा कि ये मेन मिनिस्टर है, he will advise the king on all other matters connected with the administration or anything connected with the state actually। तो अब डिफरेंस हो गया, जुपिटर को तो हमने कहा कि he will advise only the religious and the spiritual matters, लेकिन वीनस को कहा he will be the number 2, he will advise the king on each and every matter connected with the state actually।
तो वो उसका रोल एक डिफरेंट तरीके से लेना पड़ेगा। जब हम डिस्कस करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि ही हैज टू बी टेकन ए डिफरेंट रोल। फिर कहा शनि, सैटर्न। सैटर्न को हमने क्या कहा कि ये नौकर है उस प्लैनेटरी कैबिनेट में, उसका रोल जो है नौकर का रोल होता है, सर्वेंट का रोल होता है, वही रोल जो है उसमें शनि का है। और राहु केतु को हम अलग से समझेंगे बिकॉज दे आर नॉट द मेन प्लैनेट, दे आर बेसिकली द शैडोई प्लैनेट, जिसको हम छाया ग्रह कहते हैं, उसका रोल हम अलग से देखेंगे। बट प्लैनेटरी कैबिनेट में हम उसको किसी कैरेक्टर से कंपेयर नहीं करते। तो नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। So we'll start with the first planet, इसको हम कहते हैं सन या हिंदी में कहते हैं सूर्य। सन मैंने कहा कि जो राजा है इज ए किंग ऑफ द प्लैनेटरी कैबिनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंट्री, ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट person who is holding the state, that particular position actually, which nobody else can occupy. दूसरा जो हमारा बॉडी, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात कर रहे हैं, हमने उसको राजा से कंपेयर किया, तो जहां तक हमारा शरीर है वहां भी हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए, वही हमें यहाँ पर भी उनको देखना पड़ेगा। अगर जैसे राजा कहा तो यहाँ पर हमारे लिए जब बच्चा पैदा होता है तो हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है आपका फादर। तो सन कहा कि सन जो फादर है, फादर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे लोग पहले कहते थे कि यू आर बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, एक्चुअली इसका मतलब ये होता था कि फादर इज ए रिच लिविंग पर्सन। वही चीज यहाँ पर है कि जिस व्यक्ति का सन वेल प्लेस्ड होगा आपके हॉरोस्कोप में, अभी हम बात करेंगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे कि वेल प्लेस्ड क्या होता है, इल प्लेस्ड क्या होता है, दैट ऑल वी विल डिस्कस एक्चुअली। बट यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि सन क्या क्या चीजों को आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फादर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका भी सन वेल प्लेस्ड है, he belongs to a good family, he belongs to a rich family, right? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपकी बॉडी का? आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आत्मा, आपकी सोल। उससे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, बिकॉज सोल ही है जो नश्वर है, बाकी सब चीजें तो खत्म हो जाती हैं। तो सन रिप्रेजेंट्स योर सोल, आपकी आत्मा है। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर सन आपका वेल प्लेस्ड है, you are a wonderful person, you are an excellent person, you are a good person at the soul level. आप आत्मा रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब हम कहेंगे कि एक सोल लेवल पर एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसका मतलब वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और जो भी कुछ अगर गलत भी होगा तो उसको माफ कर देगा। तो क्या मतलब हुआ कि सच पीपल आर वंडरफुल पर्सन, इससे अच्छा तो कोई आदमी नहीं हो सकता है। कि एक व्यक्ति सोल लेवल पर अच्छा है, कभी किसी को धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। मतलब ये हुआ कि जैसे आप दिन प्रतिदिन डीलिंग होती है आपके लोगों से, रोज हमें पार्टनरशिप करनी पड़ती है या वैसे भी हमें डील करना पड़ता है डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से जो है। तो सिंपल चीज है कि अगर आपको उनके हॉरोस्कोप के बारे में मालूम है एंड यू फाइंड दैट सन इज वेल प्लेस्ड इन देयर हॉरोस्कोप, आप आंख बंद करके उससे डीलिंग कर लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको बिल्कुल भी जो है। और ये डेड एश्योर है कि वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा, कभी धोखा नहीं देगा, कभी गलत काम नहीं करेगा आपके साथ। तो ये फायदा है कि आपने देखा कि सन वेल प्लेस्ड है, डीलिंग करना है आपको, कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि जब इवन जो हम मैरिज करते हैं, मान ली किसी लड़की को शादी करनी है लड़के से, तो देखो ये गुण मिलाने का कोई फायदा नहीं है। आप देखो कि सन का प्लेसमेंट कैसा है उसके, और उसको सन का प्लेसमेंट अच्छा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि he belongs to a very good family, he will hold a very good status of authority, he is a rich person, and wonderful thing is कि he is a wonderful person at a soul level। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? तो ये सन की कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर सन आपका वेल प्लेस्ड है तो आप एक सोल लेवल पर बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर बॉडी पर आते हैं। बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा हार्ट, दिल। और दिल अगर एक सेकंड के लिए धड़कना बंद हो जाए तो हम मर जाते हैं। तो वही इंपॉर्टेंस सन की है। सन रिप्रेजेंट्स योर हार्ट एक्चुअली। और अगर
हार्ट आपका या सन मैं कहूँगा वेल प्लेस्ड है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होगी? हो ही नहीं सकती। और अगर सन वेल प्लेस्ड नहीं है और आपने देखा बच्चा पैदा हुआ और शुरू में ही देखा कि उसका सन वेल प्लेस्ड नहीं है और ये प्रॉब्लम है, उसको जो है हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको पता लग गया व्यक्ति के पैदा होने के टाइम में, कोई आपको मेडिकल साइंस कोई नहीं बताएगा इस बारे में। और उसी तरह से आप प्रिकॉशन लीजिए, आप उसका रहना सहना खाना पीना एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं शुरू से, एंड आई टेल यू कि उसको प्रॉब्लम हार्ट की होगी भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, छोटी मोटी होगी भी तो आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि पता लगा कि किसी को पर्सन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो आप पहले से उसको ध्यान रखिए, पहले से ही खाना पीना ठीक करिए। यही एस्ट्रोलॉजी का फायदा है, जो हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वो यही है कि हम शुरू से ही अगर इन चीजों का हमें पता हो, इन चीजों का फायदा उठाकर हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही जो सन है हमें रोशनी देता है, ये सबको मालूम है। तो हमें रोशनी कहाँ से मिलती है? हमारी आंखों से मिलती है। तो सन रिप्रेजेंट योर आईज आल्सो। तो अगर सन आपका वेल प्लेस्ड है तो आपकी आंखें खराब नहीं होंगी, आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगी। सन अगर वेल प्लेस्ड नहीं है देन यू हैव टू टेक केयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये सन की जो बेसिक क्वालिटीज हैं, पहला क्या हुआ कि राजा है, राजा मीन्स कि यू गेट ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। जो भी आपको गवर्नमेंट में या पॉलिटिक्स में अगर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी लेनी है तो आपका सन वेल प्लेस्ड होना चाहिए। आप देखिए जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वे आर हाई पोजीशन या पॉलिटिक्स में होते हैं, जो लोग गेट गुड पोजीशन, उनका सन बहुत वेल प्लेस्ड होता है। बिना सन के वेल प्लेस्ड हुए आपको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी लाइफ में मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए सन आपका अच्छा है तो फर्स्ट थिंग इज यू बिलोंग टू गुड फैमिली, सेकंड इज यू गेट ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी wherever you are in the society. Thirdly, that your heart is always good. Actually, you are always a vibrant person. You are a good person at the soul level. आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते और आपकी आंखें भी, आंखों की रोशनी भी जो है बनी रहे। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए कि जब हम प्लैनेट की बात करते हैं, इस प्लैनेट का रोल से आप उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि सन राजा है, तो राजा वो राजा की तरह रहेगा। आपके जिस हाउस में है, जो हम बात करेंगे आगे कि वेल प्लेस्ड है, वो अपनी पोजीशन वैसे ही बना लेगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि एक हाउस होता है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का, फोर्थ हाउस हम बोलेंगे उसको। तो अगर मान लीजिए कि सन वहां पर वेल प्लेस्ड है, या वेल प्लेस्ड है या इल प्लेस्ड है, बट बिकॉज वो राजा है, तो राजा कोई छोटे मोटे मकान में नहीं रहता। वो भले ही वो कितना भी गरीब आदमी हो, उसका जो मकान होगा वो बड़ा मकान होगा, हवादार मकान होगा, विद ऑल फैसिलिटीज ऑफ नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी सबकी सुविधा के साथ। भले ही देखिए आप कितना भी, मतलब पैसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सन अगर वहां पर प्लेस्ड है तो वो राजा की तरह ही रहेगा। सन अगर हाउस ऑफ प्रोफेशन में प्लेस्ड है तो आपको पोजीशन भी राजा की तरह ही देगा, मतलब यू विल गेट ए पोजीशन ऑफ स्टेटस। सन अगर आपके शादी के घर में है तो आपका जो स्पाउस होगा, जीवन साथी होगा, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। सन गिव्स यू एनर्जी आल्सो। देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमें एनर्जी मिलती है वो सन से ही मिलती है। तो जिनका सन वेल प्लेस्ड होता है दे वेरी एनर्जेटिक पर्सन, एंड आई टेल यू दैट दे आर बोर्न विद अ मिशन इन द लाइफ। कि सन जब बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है तो बहुत एनर्जेटिक के साथ में दे आर बोर्न विद अ मिशन इन द लाइफ कि हम पैदा हुए हैं तो ऐसे नहीं जाएंगे, हम कुछ करके जाएंगे। और जो भी जो नेम फेम एमिनेंस जो आपको मिलता है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सन। तो जितना भी आप देखते हैं लोगों को कि बहुत फेमस हुए, बहुत नाम हुआ उनका, बहुत ही अच्छा ओहदा मिला उनको, दे आर ऑल पीपल हु हैव वेल प्लेस्ड सन इन देयर हॉरोस्कोप। तो ये सन की इम्पोर्टेंस है कि सन हमारी लाइफ में क्या कर सकता है। और मैं एक चीज और बताऊंगा अभी कि कुछ साल पहले जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट आई थी, एंड दैट रिपोर्ट केम इन 2010 एक्चुअली, एंड उसमें जो पोजीशन बताई थी वो बहुत ही गंभीर है। उसमें ये कहा गया था कि अगले कुछ सालों में जो है इंडिया का हर व्यक्ति जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम से प्रभावित होगा। तो जब इतनी सीरियस पोजीशन है और हमें पता भी लग गया और उसको देखकर
कि दिस पर्सन इज लायबल टू सफर फ्रॉम सीरियस और नॉन सीरियस प्रॉब्लम, तो व्हाई कांट वी टेक प्रिकॉशन एंड सेव आवरसेल्फ, सेव आवर लाइफ? तो दैट इज द पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आप सन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ जाएंगी तो प्रिडिक्शन बहुत आसान है। प्रिडिक्शन में मैं कहता हूँ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट हम लोग क्या करते हैं कि हम साइन को, प्लैनेट को नहीं पढ़ते, उसके बारे में नई जानकारी प्राप्त करते, सीधे प्रिडिक्शन पर आ जाते हैं। प्रिडिक्शन ऐसे नहीं हो सकती। सेकंड लॉ, लेट्स टेक द सेकंड प्लैनेट मून, जिसको हमने चंद्रमा कहा। चंद्रमा को रिप्रेजेंट किया क्वीन ने, रानी है। अगेन शी इज फ्रॉम द रॉयल फैमिली, जो किंग है और वो क्वीन है। तो अगर हमने कहा कि सन रिप्रेजेंट आवर सोल, तो हमारा जो बॉडी का पार्ट है नेक्स्ट टू द सोल इज व्हाट? इट्स माइंड। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एनर्जी, इट्स ऑल रिप्रेजेंटेड बाय द मून। और आपने देखा भी होगा कि जो आजकल तो नहीं पूछते, लेकिन पहले जमाने में जैसे ही बच्चा पैदा होता था तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास भागते थे कि जल्दी से पूछ के आओ कि किस पाए में पैदा हुआ है। पाया क्या था? पाया वाज ओनली द पोजीशन ऑफ मून, कि आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा की क्या पोजीशन है। चंद्रमा की पोजीशन अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छी है, इट मींस यू मेंटली यू आर ए वेरी स्ट्रांग पर्सन। मेंटली स्ट्रांग होने से क्या फायदा होगा कि लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो आप बहुत अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रॉब्लम तो आएंगी, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमारा जो पर्पस है लाइफ का, कि जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनको एक टास्क समझकर उनको सॉल्व करना है। वो सॉल्व हम कैसे कर पाएंगे? एक व्यक्ति को देखते हैं कि एक कोई प्रॉब्लम आती है हमारी फैमिली में, तो एक तो उसको फेस करता है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको ले जाएगा हॉस्पिटल में, बड़ी आसानी से उसको टैकल करेगा। एक होगा वहां बैठ के रोने लगेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों की मून की स्ट्रेंथ। अगर मून आपका स्ट्रांगली प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, इट मीन मेंटली यू आर ए वेरी स्ट्रांग। अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती भी है तो यू विल बी इन ए पोजीशन टू टेक केयर ऑफ दैट। तो इसीलिए लोग बहुत खुश होते थे कि जिसका भी पाया अच्छा होता था, पाए के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और जो बेस्ट पाया होता था वो चांदी का पाया होता था, सिल्वर पाया। कि अगर सिल्वर पाया है तो वो कुछ पूछते भी नहीं थे आपसे। They used to feel so happy कि चांदी के पाए में पैदा हुआ है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो he will take care of, हमें क्या आप चिंता करने की जरूरत है। वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाते थे। तो ये मून की है कि मून अगर आपका अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो मेंटली यू आर ए स्ट्रांग पर्सन, यू कैन टेक केयर ऑफ एनी इवेंचुअलिटी इन द लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और मून के बारे में क्या खास बात है? मून के बारे में आप देखते हैं कि मून का जो साइज है वो रोज चेंज होता है। मून का जो साइज है वो रोज चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों का बहुत चेंजिंग नेचर होता है। जैसे मैंने कहा कि अभी अगर मून हमारे डोमेस्टिक रेजिडेंस के हाउस में, तो उनको पसंद नहीं आएगा। 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, फिर कहेंगे नहीं बदलो, मुझे मजा नहीं आ रहा। ऐसे अगर प्रोफेशन के हाउस में अगर मून है आपके, तो ऐसे लोगों को देखिए कि हर 2 साल के बाद प्रोफेशन ही चेंज होता है, टिकते ही नहीं है, स्टेबिलिटी इज लैकिंग एक्चुअली। लगन में है तो उसका माइंड रोज चेंज होता रहता है। तो ये एक मून की खास बात है कि मून का बेसिक नेचर है चेंजिंग नेचर। एक कांट बी स्टेबल, कांट स्टे एट वन प्लेस। तो आपको ध्यान में रखना है कि मून का जब भी हम प्रिडिक्शन करेंगे, मून के बारे में जब भी हमें जानकारी करेंगे, कि जो बेसिक नेचर है वो आप उसको प्लैनेट नहीं छोड़ता, वो बेसिक नेचर हमेशा उसके साथ में रहता है। तो ये मून का हो गया कि चेंजिंग नेचर। और क्या करता है मून? मून जो है हमारी इमोशंस हैं। जैसे मैंने कहा कि क्वीन को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो इमोशंस को, जो भी हमारा इमोशंस होती हैं लाइफ में, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मून। इमोशनल हम बनते हैं, बहुत सेंटिमेंटल बनते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा कि लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है कि अगर मून बहुत ज्यादा वीक होता है तो दे गो इनटू डिप्रेशन, बिकॉज मेंटली दे आर वेरी वीक पीपल एक्चुअली। तो ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को गवर्न करता है, बेसिक जो एक चेंजिंग नेचर है। और दूसरा, मून को हमने कहा कि लिक्विड है। जैसे अभी हम कैंसर साइन की बात कर रहे थे, जिसका रूलर मून होता है, कि मून को एक लिक्विड है, जो हमने सी में टाइड्स आती है उससे कंपेयर किया था कि जो उनकी लाइफ होती है उसी तरह से अनस्टेबल होती है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। और जो भी हमारे बॉडी में पानी है, वाटर है,
वो मून गवर्न करता है उसको। तो अगर मून में कुछ प्रॉब्लम है, मून इज नॉट वेल प्लेस्ड, इसका मतलब जो भी पानी से कनेक्टेड, जो वाटर से कनेक्टेड प्रॉब्लम होती है आपकी बॉडी में, वो होंगी, या ब्लड से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी बॉडी में होगी। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मून की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ जाएगी। फिर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या करता है क्या नहीं करता। इमोशन है हमारा, मेंटल स्ट्रेंथ है, चेंजिंग नेचर है, इसे मदर एक्चुअली आपकी प्लेज विद द इमोशंस, वो सब चीजें इसमें। और सबसे अच्छी वो है कि लिक्विड है आपकी। तो जो भी आप इवन जो लिक्विड आप लेते हैं, तो हम लोग बता देते हैं कि आप कैसा लिक्विड आप पीते हैं, ऑर्डिनरी पीते हैं कि उसमें कुछ मिक्स करके पीते हैं। तो वो सिर्फ मून की पोजीशन देखकर आपको पता लग जाएगा कि आप किस टाइप का लिक्विड लेना पसंद करेंगे। फिर नेक्स्ट वी गो टू मार्स। मार्स को कहा कि सेनापति है, मतलब कमांडर इन चीफ है। कमांडर इन चीफ को, और उसमें जो कमांडर इन चीफ का मतलब क्या हुआ कि इट डील्स विद द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। जो आपके बॉडी की स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ, उससे डील करती है। सेनापति क्या करता है? एडवेंचर करता है। तो एडवेंचर आप करते हैं ऐसे लोग। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लड़ाई करने के लिए, जो है दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फिजिकल स्ट्रेंथ हो गई, एडवेंचरस हो गया आदमी विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कहीं लड़ाई झगड़ा कराना हो, कुछ करना हो, तो दे आर द पीपल हु कैन टेक ऑल टाइप ऑफ रिस्क एक्चुअली। तो उस टाइप के लोग हो गए। और वैसे जो मंगल है, मंगल हमारे जो भाई बहन होते हैं, को बॉर्न होते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है कि जो भाई बहन की क्या पोजीशन होगी, उनका सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, वो उनकी क्या स्टेटस रहेगा। ऑल दोज थिंग्स वी ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मंगल एक्चुअली, मार्स की क्या पोजीशन है। और मार्स जैसे कहा कि मून जो है वो लिक्विड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, मंगल जो है वो बेसिकली आपके ब्लड को, ब्लड पार्ट ऑफ द लिक्विड जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए मंगल अगर वेल प्लेस्ड है तो आपको ब्लड से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मंगल जब भी जैसे उसका जो इन्फेक्टेड होता है या मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है, तो इमीडिएटली ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ ब्लड का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये मंगल का रोल है। मंगल हमारी जो शारीरिक शक्ति है। तो ऐसे लोग जो है, जैसे मैंने अभी बात कर रहा था, एरीज साइन की हेड स्ट्रांग होते हैं बिकॉज मंगल उनका लॉर्ड होता है। ऐसे लोग जो सेना में हैं या पुलिस में हैं, इस टाइप की जॉब में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बट खास बात यही है कि लॉन्ग टर्म वेट नहीं कर सकते ये लोग। शॉर्ट टर्म के लिए दे आर वेरी सक्सेसफुल, लेकिन जैसे ही लंबे टाइम तक इनको अगर वेट करना पड़ता है तो फिर ये नहीं कर पाते काम। दूसरा ये है कि दे हैव टू बी अंडर डिसिप्लिन। जैसे पुलिस फोर्स है या आपकी आर्मी है, इनके ऊपर से अगर आप डिसिप्लिन हटा दें तो दे विल गेट बर्सर, बिल्कुल पागल हो जाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर जैसे ही डिसिप्लिन आपने इम्पोज किया, दे डू वेरी वेल, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनकी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्लैनेट मरकरी। मरकरी को कहते हैं बुध। और बुध मैंने कहा कि जो प्लैनेटरी कैबिनेट में है वो बच्चा है, प्रिंस है। और बच्चा होने की वजह से, देखिए बच्चे का नेचर क्या होता है, बच्चे का अपना कोई नेचर नहीं होता। जैसी उसको संगति मिलती है वैसे ही बिहेव करने लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है कि वी टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट ही गेट्स, वी गेट द वी टेक केयर ऑफ द कंपनी ही और शी गेट्स। कि किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, किस तरह की कंपनी मिल रही है, उसी टाइप का नेचर हो जाता है। वही जो रोल है यहाँ पर प्लैनेट मरकरी का है। मरकरी को हम कहते हैं कि बच्चा है, प्रिंस है, और प्रिंस होने की वजह से उसका अपना कोई नेचर नहीं है। जिन प्लैनेट की उसको संगति मिलेगी, जिन प्लैनेट के साथ उसका एसोसिएशन होगा, वैसे ही वो बिहेव करने लगेगा। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट दिस एक्चुअली, कि वैसे ही वो बिहेव करने लगता है। और मरकरी के बारे में हम लोगों ने उस दिन भी बहुत बात की थी कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर जो मरकरी है हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इससे रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, कि हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट। नर्वस सिस्टम से क्या होता है,
देखिए दो चीजें हैं, एक हमने कहा माइंड और दूसरा है नर्वस सिस्टम। मेंटली यू मे बी स्ट्रांग बट नर्वस सिस्टम में भी वीक एक्चुअली, आप घबरा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को स्ट्रांग होने के लिए आपका माइंड भी स्ट्रांग होना चाहिए और नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि मून और मरकरी अगर आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड हैं तो मेंटली कभी आप डिरेंज नहीं हो सकते, मेंटली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती है, आप किसी भी चीज को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। मरकरी जो है और बहुत सारी चीजें हैं कि मैंने कहा कि मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। मरकरी इज वेल प्लेस्ड, योर कम्युनिकेशन इज वेरी इंप्रेसिव, आप बहुत आसानी से आसानी से जो है किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। एक जस्ट मरकरी की पोजीशन अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छी है, वेरी गुड इन स्पीकिंग, वेरी गुड इन स्पीच, वेरी इंप्रेसिव, दे आर वेरी गुड ऑरेटर आल्सो, कि अगर मंगल अच्छा है तो दे बिकम रियली वेरी कॉन्फिडेंट ऑरेटर आल्सो। मरकरी आपके जो हमने ब्लड की बात की, नाउ वी आर कंसर्न विद द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, आउटर कवर ऑफ द बॉडी, और आउटर कवर ऑफ द बॉडी क्या है, आपकी स्किन है। तो मरकरी आपकी स्किन को भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप देखिए कि जो भी ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह में होते हैं या एक्टर वगैरह होते हैं, वो उनकी स्किन बहुत रेडिएंट होती है, स्किन बहुत अच्छी होती है। तो आप किसी का भी देखिए ऐसे लोगों का, उनका मरकरी बहुत अच्छा होगा। और अगर मरकरी अच्छा नहीं होगा तो आपकी स्किन में लॉट ऑफ प्रॉब्लम होंगी, स्किन आपकी बहुत साफ नहीं होगी। तो इसलिए जो आउटर पोर्शन है बॉडी का, स्किन जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय मरकरी। जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, तो such people will become very good writer also, very good negotiator also, very good statesperson also, very good diplomats also, और very good marketing person also। तो जो भी आपको अच्छे मार्केटिंग मैन मिलेंगे, डिप्लोमेट्स मिलेंगे, नेगोशिएटर मिलेंगे, ये सारे जो है वो लोग होंगे जिनका की मरकरी जो है उनके हॉरोस्कोप में बहुत वेल प्लेस्ड होगा। तो मरकरी के बारे में ये समझना पड़ेगा कि मरकरी एक बच्चा है, प्रिंस है, तो प्लानिटरी कैबिनेट में हमने उसको उससे आइडेंटिफाई किया है। तो उसका अपना नेचर नहीं है, उसका नेचर डिपेंड करता है कि बाकी प्लानिट की संगति उसको कैसी मिल रही है, अच्छे की मिल रही है या खराब की मिल रही है। फिर कम्युनिकेशन का कारक है, नर्वस सिस्टम का कारक है। तो इसीलिए जो मैंने कहा था कि लास्ट टाइम कि लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर या ऑपरेशन थिएटर में जो भी लोग होते हैं ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय मरकरी, कि हम अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम वी कांट बी टू फास्ट और टू स्लो। तो इसीलिए जो है ये रोल है प्लैनेट मरकरी का। और ज्योतिष में बहुत सारे योग भी होते हैं, और योग के बारे में हम बहुत पढ़ते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। और मैंने इतने योग पढ़े, मैं कहता हूँ उनको याद करने की भी क्या जरूरत है, दे आर सो सिंपल। अगर आपको प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक पता है, साइन की कैरेक्टरिस्टिक पता है, तो योग का तो आप अपने आप आपको पता लग जाएगा कौन सा योग है। एक योग होता है कि उसको हम कहते हैं बुध आदित्य योग। बुध मतलब मरकरी और आदित्य मीन्स सन। जब हॉरोस्कोप में सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है तो लोग कहते हैं बुध आदित्य योग। तो आप देखिए कि बुध आदित्य योग मीन्स की द कॉम्बिनेशन ऑफ द फादर एंड द सन। अब नॉर्मल लाइफ में देखिए कि जब फादर और सन इकट्ठे होते हैं तो वो क्या करते हैं, फादर तो डंडा हाथ में रखता है अपने और बच्चे को सिखाने की कोशिश करता है कि बच्चा कुछ सीखे, पढ़े, कुछ मतलब मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट बने, कुछ ना कुछ करे अपनी लाइफ में। जो है उसका मेन पर्पज वही होता है। प्यार इज ए सेकेंडरी थिंग, लव इज ए सेकेंडरी थिंग, बट जो मेन पर्पज उसका होता है कि वो अपने बच्चे को अपने से बेटर बनाने की कोशिश करता है। तो वही रोल इस योग का हो गया कि जो बुध आदित्य योग होता है, तो हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि सच पीपल आर इंटेलिजेंट पीपल। तो इसमें क्या बड़ी बात होगी, आपको पता है कि सन का क्या रोल है, मरकरी का क्या रोल है, तो इंटेलिजेंट तो होगा। फादर हमेशा बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करेगा। अगर एक योग और भी कहा कि अगर चंद्रमा और बुध का योग होता है, चंद्र बुध योग बोलते हैं उसको, उसमें बताया कि ऐसे लोग जो है दे वेरी जॉवियल इन नेचर, दे ऑलवेज फील वेरी कंफर्टेबल, उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनका जो एक एनवायरमेंटली जो है बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरमेंट में रहते हैं। कहा क्यों, मून क्या है, मून है मदर हमारी और मरकरी है उसका बेटा।
आपने देखा होगा जब माँ और बेटे मिलते हैं तो क्या करते हैं, ये एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द सन एंड द चाइल्ड एक्चुअली। मदर एंड द चाइल्ड मिलेगा तो प्यार के अलावा कोई उनको नहीं सूझता, दे फील सो कंफर्टेबल कि इतना एनवायरनमेंट उनको कंफर्टेबल होता है जैसे माँ और बेटे एक दूसरे से मिलते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, उनको वो माँ सिखाने की बात नहीं करेगी कभी भी जो है, और कैसी भी माँ हो कैसा भी बच्चा हो, बट जैसे ये दोनों मिलते हैं तो दे क्रिएट अ वंडरफुल एनवायरनमेंट, वेरी जोवियल एनवायरनमेंट, वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। तो वही रोल इस योग का हो गया कि जब भी हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि चंद्रमा और बुध का जब किसी के हॉरोस्कोप में योग होता है तो सच पीपल आर वेरी जोवियल इन नेचर। आप उनके साथ ट्रेवल करिए, आपको लगेगा आपको हंसाते हंसाते आपको निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वही रोल यहाँ पर हो गया। जितने भी योग आप इस तरह से देखेंगे तो उनको ऐसा नहीं कि हमें याद करने की जरूरत पड़े उसके क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर आपको, मैं बार बार कहता हूँ जहां भी मैं पढ़ाता भी हूँ कि अगर दो चीजें आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें, राशियां और ग्रह प्लैनेट, फिर आपके लिए जो ज्योतिष है बहुत एक सिंपल एक कॉमन सेंस वाली चीज रह जाती है। फिर आप कहीं भी हो कैसा भी प्रेडिक्शन करने में आपको बहुत आसानी होती है। तो आई थिंक मैंने काफी आपको बोल दिया, तो आई विल लीव फ्यू मिनट्स फॉर यू आल्सो कि आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें अपना वीडियो ऑडियो ऑन करके आप पूछिए, तो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज वन बाय वन, यू कैन आस्क एक्चुअली। और किसी भी तरह की क्वेरी हो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए, बिकॉज हम लोग भी आपकी क्वेरी से ही सीखते हैं। जितनी भी इंटेलिजेंट क्वेरी हमारे पास आएंगी या जैसी भी क्वेरी आएंगी उससे ही हमें भी सीखने को मिलता है। हेलो, स्टार्ट। हाँ जी अनिल जी, अभी आपने बताया कि जैसे बुध और दूसरा उसका एग्जांपल दिया वो एक ही, हाँ जी, एक ही घर में हो तो बहुत अच्छा वो बनाते हैं, जैसे माँ और बेटे का। उसका मतलब है कि वो दोनों एक ही घर में हो, जैसे 7th हाउस में है या 6th हाउस। अभी हम हाउस की बात करेंगे, दे शुड बी इन द सेम हाउस, जिसको हम हिंदी में भाव कहते हैं, वो एक ही घर में होने चाहिए जब भी ये योग बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा, एक ही घर में। They have to be in the same house. ओके ओके। सर, अब यदि किसी का बुध बहुत कमजोर होता है, मीन्स केवल 0 डिग्री पर है या ओनली 5 डिग्री पर है, तो वो तो रिजल्ट बहुत खराब ही देगा ना उसको हमेशा। बिल्कुल, जैसे हम जब बात करेंगे अच्छे बुरे की और प्लैनेट में कितना बल होता है, ग्रह बल कितना होता है जी, तो एक बेसिक चीज है कि जब हम डिफरेंट अवस्थाएं होती हैं प्लैनेट की, तो जब वो बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है बहुत ही 1 साल का 2 साल का, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, बड़ा होकर वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन जब उस एज में वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरह जैसे आपने कहा कि अगर मरकरी बहुत वीक है, 0 डिग्री का है या 5 डिग्री का है, तो इट बिकम्स अ वेरी वीक प्लैनेट, इट्स कैपेबिलिटी लो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल प्लेस्ड, it has no power, it can't do anything actually because it's not capable. तो ये अगर उसके जन्म की राशि में ही है तो वो उसको पूरी लाइफ अफेक्ट करेगा। वो अपनी राशि में था तो इसलिए अच्छा होना चाहिए था, बट क्योंकि वो बिल्कुल बच्चा है, अभी इन्फेंट स्टेज में है, तो इसलिए आपके लिए तो बेकार है। उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ऑल ओवर लाइफ वो उसको अफेक्ट करेगा ऐसे। बिल्कुल नेचुरली मरकरी विल बी ए वीक प्लैनेट, तो आपके लिए उसकी जो भी रेमेडीज हम लोग बताएंगे तो उसको करना पड़ेगा, उसको शांति करने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए। You will discuss the remedies in another sessions also. Definitely. हमें 14-15 सेशन करने हैं तो सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। Okay, thank you sir. जैन साहब, ये जॉडियक के बारे में जो आपने बताया 9 डिग्री आइदर साइड ये है, तो क्या इज इट सॉर्ट ऑफ ए रिंग यू कैन से? रिंग मैंने कहा कि जो एक्लिप्टिक है, इससे लाइन, सर्कुलर लाइन ओनली, ठीक है। लाइन के कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए, यू मीन टू से इज ओनली अ लाइन। जैसे हम सन का मूवमेंट हम कंसीडर करें तो मूविंग इन अ लाइन, सर्कुलर लाइन, यस ओके, उसको हमने एक्लिप्टिक कह दिया। अगर हम उस लाइन को थोड़ा सा ऊपर वाली जो उसकी जो पोर्शन है उसको बड़ा कर लें, बड़ा कैसे करेंगे कि एक्सिस से हम 9 डिग्री अंदर की तरफ गए, 9 डिग्री बाहर की तरफ गए, तो ऊपर एक बैंड बन गया, बैंड टाइप की बन गई। बेल्ट को समझ लीजिए, जैसे बेल्ट मूव करती है तो सिमिलर टू द बेल्ट एक्चुअली।
जैसे रिम होता है किसी व्हीकल का, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब जो एक व्हील का रिम हो गया एक तरह से, राइट राइट, उसी तरह का हुआ है ना। बिल्कुल। थैंक यू। कैसे अच्छा अनिल जी, एक सवाल था मेरा, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। मुझे बताएं जरा कि ये जो आपने हमें बताया है सारे जैसे समझ लीजिए मेष राशि या टॉरस या जेमिनाई या कैंसर, नॉर्मली वी आर यूज्ड टू सीइंग द डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है कि 23rd या 24th को शुरू होगा हर महीने के और नेक्स्ट मंथ के 23rd तक चलेगा, and that is what you are used to. So what do you mean when you are saying it here? देखिए, उसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट आई कैन टेल यू कि आप देखते होंगे जब प्रिडिक्शन देखते हैं मैगजीन में या पेपर में, तो कुछ मैगजीन्स में लिखा रहता है कि मेष राशि और ब्रैकेट में होगा 15 अप्रैल से 15 मई तक, और कुछ मैगजीन्स में लिखा होता है मेष राशि 23 मार्च से 23 अप्रैल तक। देखा होगा आपने, तो आपको एक, हाँ जी बिल्कुल देखा, वही देख के आपको पूछा। हाँ, माइंड में एक बहुत क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों होता है भैया, ये क्या हो रहा है। बट उसमें जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें देयर टू स्कूल ऑफ थॉट्स एक्चुअली। जो हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी हम कहते हैं, उसमें जो थर्ड मोशन ऑफ द अर्थ है उसको नहीं मानते। जो मैंने कहा था कि उसकी एक्सिस टिल्टेड होती है, तो एक्सिस टिल्टेड होने की वजह से जो 0 डिग्री ऑफ द ज़ोडिएक है दैट इज नॉट चेंज हो जाएगी, इट कीप्स ऑन मूविंग बैकवर्ड एट द रेट ऑफ 56 मिनट पर ईयर। तो आज की डेट में उन दोनों सिस्टम्स में 23 दिन का अंतर आ गया, बिकॉज सन जो है वो एक दिन में 1 डिग्री मूव करता है, तो 23 दिन में 23 डिग्री मूव करेगा। तो जब हम ये लिखते हैं कि मेष राशि 15 अप्रैल से 15 मई तक, इसका मतलब वैदिक सिस्टम में सन जो है मेष राशि में रहता है 15 अप्रैल से 15 मई तक, और वेस्टर्न सिस्टम में सन जो है मेष राशि में रहता है 23 मार्च से 23 अप्रैल तक। हम डिटेल में काफी डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो हम मेन चीज है कैलेंडर के बारे में, तिथियों के बारे में, अधिक मास के बारे में, वो काफी कम लोग जानते हैं, तो उसके बारे में हम एक डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सब मतलब हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसको हम कैसे समझें, वो अपने जो वो व्हाट वी डू, वी जस्ट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सन, कि सन किस राशि में है, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। जैन साहब, एक हमारा क्वेश्चन था। अच्छा, तो आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, एंड आपने बहुत ही ऐसे सिंपल वे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया है सभी को। थैंक यू। मगर मैं चाहूंगा कि सिंपल एंड साइंटिफिक वे में थोड़ा सा कुछ जो की इंफॉर्मेशन है उनके, अगर हमें, जैसे आपने कहा कि साहब इस राशि का लॉर्ड ये है, तो शुरू में मैं देख रहा था, बाद में जो आपने 3-4 राशि बताई उनके लॉर्ड के बारे में आपने नहीं बताया। अब हम पूरे अगले लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द लॉर्ड, बिकॉज मैंने इसलिए नहीं बताया अभी आपको क्योंकि अनलेस यू नो अबाउट द प्लैनेट, तो इसलिए लॉर्ड बताना ठीक नहीं था। तो वी आर गोइंग इन ए सीक्वेंस, so that's why we have to understand the राशि क्या प्लैनेट है, then we come to the lord also. तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि इस तरह के कुछ रिलेटेड चार्ट भी हम लोगों को देखने को अगर शेयर कर दिए जाएं तो इट वुड बी हेल्प। Naturally, let's understand the basic thing first and then we will start doing all these things. Thank you very much, so nice sir. अनिल जी, जब आप ये प्लैनेट्स के बारे में बता रहे थे ना, तो मरकरी के, तो उस समय आवाज थोड़ी वो बीच में वो हो गई थी, पूरा क्लियर नहीं हुआ। आप पूछिए, आप पूछिए। नहीं, आप जब मरकरी प्लैनेट के बारे में बता रहे थे, तो जैसे उसका बताया चंद्रमा का रानी है और सूर्य राजा है, तो मरकरी के बारे में आवाज दोबारा बता देता हूँ आपको कि मरकरी जो है प्लैनेटरी कैबिनेट में प्रिंस है, बच्चा है। अच्छा। तो बच्चा जो है, कहते हैं कि उसका अपना कोई नेचर नहीं होता, अपना कोई स्वभाव नहीं होता। बच्चे का स्वभाव डिपेंड करता है कि किस प्रकार की उसको एनवायरनमेंट या किस प्रकार की संगति मिल रही है उसको जो है। तो वही रोल यहाँ पर मरकरी प्लैनेट का है। मरकरी का कहते हैं कि इसका अपना कोई नेचर नहीं है, जिन प्लैनेट के साथ एसोसिएशन होगा, संगति होगी, वैसा ही वो बिहेव करने लगता है। दूसरा, मैंने कहा कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है, और इसका कलर भी ग्रीन है, तो इसलिए जो ऑपरेशन थिएटर में हम ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ मरकरी टू कीप आवर नर्वस सिस्टम अंडर कंट्रोल।
तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो भी हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जितने भी हमारे न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल गवर्न्ड बाय मरकरी। मरकरी जिसका वीक होगा उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाएगी। फिर मैंने कहा था कि मरकरी रिप्रेजेंट्स योर स्किन, दैट इज आउटर कवर ऑफ द बॉडी। तो आपकी स्किन कैसी है, दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द प्लैनेट मरकरी। अगर मरकरी बहुत अच्छा है तो स्किन इज फ्लॉलेस, स्किन इज वंडरफुल एक्चुअली। अगर मरकरी वीक है तो आपकी स्किन में बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत स्मूथ नहीं होगी, फ्लॉलेस नहीं होगी। अच्छा, तो फिर ये आप फिर आप ये बाद में बताएंगे कि कौन से घर में होने से अच्छा होगा, कौन से घर में होने में नहीं होगा। वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे उसको भी जो है। तो वो सारी चीजें तो हम नहीं है उसको, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स एक्चुअली, कि किसके बेसिस पर हम ये डिस्कस करेंगे। और मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो। जैसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा है तो वेरी गुड नेगोशिएटर, वेरी गुड स्टेट्स पर्सन, वेरी गुड डिप्लोमेट्स, वेरी गुड मार्केटिंग पर्संस। तो उस टाइप का नेचर होता है ऐसे लोगों का, बड़ी जल्दी इंप्रेस कर लेते हैं आपको अपनी बातचीतों से। और उनका संगति पे भी बड़ा फर्क पड़ता है कि कैसे एसोसिएशंस है उनकी, उस पर डिपेंड करता है, के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो बच्चा है, बच्चे का कोई अपना नेचर नहीं है, अपना कोई स्वभाव नहीं है, जैसी उसको संगति मिल रही है वैसा ही वो बिहेव भी करेगा। थैंक यू अनिल जी। मेरी इंट्रोडक्शन रह गई थी। आई एम आल्सो स्टेइंग इन नोएडा, आई एम नीना, और मैं बहुत टाइम से अनिल जी के यूट्यूब पे ये देखती हूँ और बड़ी इम्प्रेस थी, इसीलिए मैंने इनकी क्लासेस ज्वाइन की है। और बड़े सिंपल वे में बहुत अच्छी तरह अनिल जी आपने समझाया। थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी एल्स? आप पूछिए क्वेश्चन, आप जो भी आपके माइंड में है किसी तरह का, तो आप बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। हाँ, मेरा डाउट है एक कि सन रिप्रेजेंट करता है हार्ट और मरकरी स्किन, ऐसे आप बता रहे हैं, तो बोन या बोन के डिसऑर्डर्स को भी कोई प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, बोन्स को, धीरे-धीरे या ऐसा कुछ नहीं है? सारी चीजों पर आए नहीं है, तो अभी आएंगे उसके ऊपर भी। ओके ओके। हाँ, अभी हम लोग ऊपर की बात कर रहे हैं, तो वो भी बोन के ऊपर भी आएंगे। ओके। अनिल जी, एक मेरा भी क्वेश्चन है। हेलो, बताइए। हाँ जी, एक तो बहुत थैंक्स फॉर सच ए नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे से आपने समझाया, इट वाज वेरी गुड। एंड ये जैसे कई बार हम देखते हैं, जैसे ये जो ज़ोडिएक साइंस है इंग्लिश में और जो हिंदी वाले हैं, तो कई बार बहुत फर्क हो जाता है। जैसे बाय डेट अगर किसी का टॉरस है तो उसकी जन्म पत्री में कर्क होता है। वही मैंने बताया कि जो हमारा दो सिस्टम है, एक वैदिक सिस्टम है और वेस्टर्न सिस्टम है। तो वैदिक सिस्टम में हम ज़ोडिएक को फिक्स्ड मानते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसमें ये जो थर्ड मोशन ऑफ अर्थ मैंने कहा था कि एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री, तो उसकी वजह से जो 0 डिग्री ऑफ द ज़ोडिएक है, इट्स नॉट ए फिक्स्ड पॉइंट, इट कीप्स ऑन मूविंग बैकवर्ड एट द रेट ऑफ 56 सेकंड पर ईयर। तो उसकी वजह से ये 23 दिन का अंतर आया हुआ है आजकल, जो हमारा वैदिक सिस्टम है और जो वेस्टर्न सिस्टम है। जैसे मैंने कहा कि वैदिक सिस्टम में आपको लिखे मिलेगा कि जो एरीज राशि है वो 15 अप्रैल से 15 मई तक है। इसका मतलब जो व्यक्ति 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में पैदा हुए हैं, उनका सन जो है एरीज राशि, मेष राशि में होगा वैदिक सिस्टम के हिसाब से। अगर हम इसी को अगर मान लीजिए कि जो वेस्टर्न सिस्टम को हम कंसिडर करें, तो उसमें मेष राशि लिखा हुआ 23 मार्च से 23 अप्रैल तक। तो इसका मतलब अगर 24 अप्रैल को कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको टॉरस में दिखाएंगे वेस्टर्न सिस्टम में। बट यहाँ पर वी आर नॉट कंसर्न विद द वेस्टर्न सिस्टम, क्योंकि हम जो भी ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो हम उसी सिस्टम को यूज करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वेस्टर्न सिस्टम फॉर द टाइम। सर, इनका क्वेश्चन इस हिसाब से भी हो सकता है, जैसे जनवरी के पूरा महीने में जो सोलर सिस्टम है या जो वेस्टर्न सिस्टम है वो कैप्रिकॉर्न लेता है, लेकिन हमारा हम जो राशि लगन चार्ट बनाते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कि उस टाइम पे सन कौन सी राशि में पैदा हुआ है, और हो सकता है वो, so I think probably that is also the question कि उस टाइम पे क्यों डिफरेंट हो रहा है। Sun will make a difference in the two system, otherwise everything is same. तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, इसमें अलग अलग जैसे होते हैं कि एक वैदिक सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है, एक वेस्टर्न सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ जो फॉलो कर रहे हैं वो इंडियन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो जैन, एक क्वेश्चन मेरा था जैन साहब इस बारे में जी।
हेलो, मैं ये चाहता था कि आपसे इतना ज्ञान मिलने के बाद कम से कम अपनी राशि के बारे में तो हम श्योर हो जाएं, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता रहता था या अंग्रेजी के हिसाब से चले या क्या हमारी राशि है। तो हम लोग आपके सिस्टम के हिसाब से अपनी राशि के बारे में कैसे जानें? जिस राशि में चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में है, चंद्रमा जिस साइन में प्लेस्ड है, वो आपकी जन्म राशि है। चंद्रमा जो है जिस राशि में प्लेस्ड होता है, और देखिए मैंने आपको 12 राशियों के बारे में बताया। एक चीज ध्यान रखिए कि एस्ट्रोलॉजी में दे आर नॉट नोन बाय देयर नेम्स, दे आर नोन बाय देयर नंबर्स। तो आपको नंबर से याद करना पड़ेगा। इफ आई से 5 तो इमीडिएटली योर माइंड शुड गो टू लियो साइन। इफ आई से 9 इट शुड गो टू द सैजिटेरियस साइन। तो कहीं भी आपके हॉरोस्कोप में इनका नाम नहीं लिखा होता, सिंबल नहीं लिखे होते हैं, सिर्फ एक नंबर लिखा होता है। तो 1 से लेके 12 तक नंबर लिखा होगा, तो उस नंबर से आपको पहचानना है। तो अगर मान लीजिए कि मून आपका 5 नंबर राशि में है, 5 नंबर राशि पे लिखा हुआ है, तो आपकी जो जन्म राशि हुई वो लियो हो गई, सिंह राशि हो। मून अगर आपका 11 नंबर में लिखा हुआ है तो कुंभ राशि हो गई, एक्वेरियस साइन हो गया। तो मून जिस राशि में होता है जन्म के समय, वो आपकी जन्म राशि होती है। लेकिन अनिल जी फिर तो ये बिल्कुल अलग हुआ ना, जो हम लोग अब तक देखते आए हैं, ये उससे बिल्कुल ही अलग हुआ। फिर अलग नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो हमने मून राशि बताई आपको, अभी आप देख रहे हैं सन राशि। उसके बाद और भी कुछ आपको मिलेगा सीखने को। देन यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा लेना है आपको। अच्छा, मतलब अभी अच्छा ठीक सो सिंपल एक्चुअली। अभी तो अभी तो गाड़ी शुरू हुई है। हाँ जी, हाँ जी, अभी चलिए तो देखते हैं। एबीसी आप सीख रहे हैं, उसके बाद जब सेंटेंस बनाने सीखेंगे तो पता लगेगा। हेलो। हाँ जी। सर ये जो जय बोल रही हैं वो इंग्लिश उसके डेट के हिसाब से है, और जो आप बता रहे हैं वो राशि कुंभ इंडियन जो डेट्स हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं। बिल्कुल, हम जो है वैदिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, और अभी हम, और ये सन साइन के हिसाब से बोल रही हैं ये, इसीलिए हाँ जी। कंफ्यूजन है। नहीं, मैं वही उनसे डिफरेंस पता करना चाह रही हूँ, डिफरेंस क्या है दोनों में। ये अकॉर्डिंग टू सन है और वो अकॉर्डिंग टू मून है। अभी आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को भूल जाइए फॉर द टाइम बीइंग। अगर आप दोनों चीजों से कंफ्यूज होते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, मैं बिल्कुल समझ गई, यही मैं पूछना चाहती थी आपसे। क्योंकि आप दैट पोर्शन ऑफ योर माइंड की आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से डील कर रहे हैं। बेहतर यही होगा, पहले हम अपनी एस्ट्रोलॉजी को सीख लें वैदिक वाली, देन वी कैन स्टार्ट कंपेयरिंग विद द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। दैट विल बी बेटर। दो टू स्कूल ऑफ थॉट, दे आर टू डिफरेंट स्कूल। अगर आप दोनों से करने लगेंगे तो यू गेट कंफ्यूज्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक सिस्टम को फॉलो करिए जो हमारा सिस्टम है, लेट अस फॉलो दैट सिस्टम। Let us एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट सिस्टम। तो concentrate on Vedic astrology. जाना है। Any other question? हेलो। हाँ। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर किसी की स्किन खराब है तो इसका मतलब उसका बुध खराब है? बिल्कुल, दैट इज द मेन रीजन। अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस नहीं है तो इसका मतलब मरकरी इज नॉट वेल प्लेस्ड। आप मरकरी का उपाय करिए, आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप मरकरी का इलाज करिए, आपको ठीक हो जाएगा। आपको कोई स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइसिस है या कोई स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, आप मरकरी का उपाय करिए, वो ठीक हो जाएगी। ओह, थैंक यू सर, थैंक यू। That is the purpose actually. And these things you know at the time of birth. आपको बहुत टाइम मिलता है करने के लिए। हाँ। तो अगर आप शुरू से फॉलो करेंगे तो लाइफ बहुत बहुत बेटर होगी। लाइफ विल बी वंडरफुल एक्चुअली, अगर आप शुरू से करने लगेंगे तो। यही गाइडेंस चाहिए हमको इससे। जो जैसा भी ये राशियों को, जैसे आपने बताया कि ये नंबर से ही जाने जाएंगे, तो इनको कैसे याद कैसे किया जाए? हाउ टू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 1 नंबर राशि मेष है, 2 टॉरस है, 3 ये है, क्योंकि एक बार रखना पड़ेगा शुरू में। हाँ, जितने भी आपको हॉरोस्कोप होंगे वहाँ राशि नाम नहीं लिखा होता, वो 1 2 से लेके 12 तक नंबर ही लिखे होते हैं। नंबर लिखे होते हैं। These are known by the numbers only, so you have to remember them by number. हाँ, तो उनको एक बार रटना पड़ेगा। हाँ, रटना मीन्स 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा आराम से। ओके, तो ये तो डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, I have a question. हाँ, पूछिए।
कई हॉरोस्कोप के साथ राशि के ब्रैकेट में कुछ अक्षर लिखे होते हैं, तो क्या हमारे नाम के फर्स्ट अक्षर भी राशि रिप्रेजेंट करते हैं? नो नो नो, कुछ कनेक्शन होता है? कौन से अक्षर लिखे होते? अच्छा, वो ये देखिए, हर राशि के कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, और जब आगे पढ़ेंगे हम नक्षत्र के बारे में, जब पढ़ेंगे तो एक राशि में जो है 2.25 नक्षत्र होते हैं, और हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, तो 9 पद होते हैं नक्षत्र के एक राशि में। आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो हर राशि के साथ 9 अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, विच आर द अल्फाबेट्स ऑफ दैट राशि। ओके, थैंक यू। 9 अल्फाबेट आपको लिखे हुए मिलेंगे। 9 अल्फाबेट्स। अच्छा जैन साहब, एक क्वेश्चन ये था जी, जनरली हम अपने बारे में भी कह सकते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज़ों से आदमी इसलिए दूर भागता रहा बचपन से, या अपने बच्चों के बारे में वो सोचता रहा कि भाई ये कोई नेगेटिव चीज़ पता लग गई और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए, इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। मेरा विचार यह है कि आपका कहना यह है कि वन शुड बी बोल्ड इनफ, बच्चा पैदा हो तभी उसके बारे में सभी जानकारी कर लीजिए और उन सभी चीजों का निदान संभव। एक बार मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए आप यूएसए में हैं, तो डे टू डे वेदर फोरकास्ट होता है, तो उसको सुन के आप घबरा जाते हैं कि आज पानी बरसेगा, मैं क्या करूं? आप क्या करते हैं? आपकी लाइफ को प्लान करते हैं कि ऐसा टाइम ढूंढते हैं कि वो जिस टाइम वो पानी वाला या कुछ तूफान वाला टाइम नहीं होता, तो उस टाइम यू टेक द नेसेसरी एक्शन। तो एक प्लान करने के लिए आपको बहुत अच्छा मौका मिल गया। तो ये नेगेटिविटीज हैं। देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं कि जो प्लैनेट की पोजीशन है आपके हॉरोस्कोप में, यू कैन कंपेयर इट जस्ट लाइक ए थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है? इट ओनली रिवील्स द फीवर, इट्स नॉट ए कॉज ऑफ फीवर। प्लैनेट की पोजीशन है, इट ओनली टेल्स यू द एक क्या इंडिकेशन मिल रहा है आपको, दैट्स ऑल। आपका बुखार कितना है, दैट्स ऑल। उसके बाद आप क्या करते हो? इलाज कराते हो ना, टेक केयर करते हैं आप अपने, उसकी जो है नेसेसरी प्रिकॉशन लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर रोल है। उसको आप ये मत समझिए कि गलत हो गया तो क्या होगा, उसको आपको मौका मिलेगा उसको ठीक करने का। और लाइफ में कहाँ मिलता है सडनली? अगर आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो आप क्या करोगे? ऐसी गाइडेंस तो मैं कहता हूँ कि कोई नहीं दे सकता कि जन्म के टाइम आपको बता दे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, किस टाइम क्या होने वाला है। And if you want, you can come to me and I will show you my horoscope, which was made 68 years back. तो ऐसा कोई ज्ञान कहाँ है आपका? मुझे लगता नहीं कहीं से ज्ञान है। और ये जो आपकी गलत धारणा है कि लोग नहीं कंसल्ट करते, आज मैं बता देता हूँ कि आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके हाथ में हॉरोस्कोप हैंडी नहीं होता। एंड एवरीवन इज मेकिंग यूज ऑफ दैट। ये आपकी गलत एक माइंड में है, क्योंकि हमारी जो एक अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम लोग की गलत धारणाएं हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि हर आदमी इसका उपयोग कर रहा है, हर आदमी। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कंसल्ट नहीं करता, मैं बता दूं आपको, और दैट टू एट हायर लेवल। बिना कंसल्ट किए कोई बात नहीं करता। जैन साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सही मार्गदर्शन दिया है। ये बताइए, ये आज का ये YouTube पे कब अपलोड हो पाएगा? हम कब? मैं कर दूंगा, आई विल डू इट इन अ डे और टू, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू जी। एक बात पूछना था कि जैसे हॉरोस्कोप में होता है कि इस अल्फाबेट से नाम निकलते हैं, उससे कोई इम्पैक्ट होता है अपनी लाइफ पर या नहीं? बिल्कुल। जो हमारा जो हम कहते हैं जो जन्म का नाम होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नक्षत्र कौन सा है, उसका क्या पद है। उसके अल्फाबेट पर अगर नाम रखेंगे तो दैट इज रियली यूजफुल। उसके वाइब्रेशंस होते हैं, वो हेल्प करते हैं आदमी को। थैंक यू। नाम हमें हमेशा अल्फाबेट के ऊपर ही रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एंड सर, इस बारे में बहुत लोग ये बोलते हैं कि जिनके यहाँ किसी के यहाँ ये कस्टम है कि जो अल्फाबेट निकला है जन्मपत्री में उससे नहीं रखेंगे, किसी और से रखना है। तो इसलिए रखते हैं कि उनको चॉइस नहीं होती। अब अल्फाबेट भी तो उल्टे सीधे होते हैं ना, कि बहुत सारे जिसके ऊपर नाम भी नहीं हो सकता कोई भी जो है। नहीं, बहुत लोगों में ये कस्टम होता है कि नहीं हमें उससे अलग कुछ रखना है, तो वो कस्टम क्यों होता है सर? मोस्ट ऑफ द कस्टम जो एस्ट्रोलॉजी के हैं, दे आर बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस। ओके, कन्वीनियंस के ऊपर बनाए हुए हैं, जिससे कि लोग एक कस्टम बना दिया हमने और लोग डरेंगे भी उससे, और फिर आपको चॉइस भी मिल जाएगी। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं ये उल्टे सीधे नाम पर डा भा ये सब नाम पर रखो जो है। आपने रखा था?
सर फिर तो चेंज कर लेना चाहिए अब सबको। In my case, I kept the name of both my granddaughters on the basis of nakshatra only. नहीं, मैं तो ये बिल्कुल अग्री करती हूँ। अनिल जी, जिनके हॉरोस्कोप नहीं होते उनका भगवान मालिक है, फिर हम लोग मेरे ख्याल से बबीता जी बिल्कुल सही कह रही है, मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। कहा मतलब हमारे भी ऐसे होता है कि जो अक्षर निकला है या जो नाम निकला है वो नहीं रखना होता है। हाँ, तो ऐसे होता है बहुत लोगों में ना। हाँ जी, तो वहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये तो हमें हेल्प कर रहा है ना, और बहुत हेल्प कर रहा है वही। हाँ, और अब वो पता हम चल ले गया नहीं ना। सकते। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, देखिए, काश हम अभी बदल सकते। आपने सुना होगा कि अभी बदल लो सब। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में शादियां नहीं होती जी, जबकि सबसे ज्यादा कन्वीनियंट टाइम वही है लोगों के लिए। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि पौष का महीना होता है ना। पौष के महीना हो गया तो क्या हो गया? क्योंकि कहते हैं उसको अशुभ माना जाता है उस टाइम को, वही मैं बता 14 रहा हूँ। दिसंबर से 16 जनवरी तक। इसको इसलिए मान लिया कि नॉर्दर्न इंडिया में वो टाइम मैक्सिमम कोल्ड का हुआ करता था पहले, मतलब। और हाँ। आपको ध्यान होगा कि पहले हम जब किसी घर पर जाते थे तो बोरिया बिस्तर लेके जाते थे। हाँ। नहीं होता था कि इतने लोगों के लिए आपको रजाई और गद्दे मिल जाएंगे। तो एक लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो इतने ठंड के टाइम में, तो उन्होंने कह दिया कि ये हमें अशुभ हो गया। मैंने तो हजारों करोड़ों लोगों से पूछा कि भैया अशुभ क्यों हुआ, तो बताओ मुझे, बट नोबडी इज एबल टू एक्सप्लेन। एंड अल्टीमेटली आई केम टू नो कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस। अब जैसे बरसात के दिनों में शादी नहीं होती कि देवता सो गए, अब देवता क्यों सोएंगे 4 महीने के लिए? बट बारिश का लोगों को नींद आ रही है, इसलिए हमने कह दिया कि भैया टाइम में देवता सो जाते हैं, हम शादी नहीं करेंगे। और धर्म जैसे कहते हैं श्राद्धों में शादी नहीं करनी चाहिए। श्राद्धी में क्यों नहीं करनी चाहिए, उसका भी एक रीजन है। श्राद्ध हमने क्यों बनाए कि अपने फोर फादर्स को याद करने के लिए। हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम फोर फादर्स को याद करें, इसलिए हमारे नहीं सर, सब तो तब तो और भी शुभ टाइम हुआ कि आपके फोर फादर भी आपको ज्वाइन कर रहे हैं उस शादी में। सुन लीजिए, तो इसलिए कहा कि लोगों का माइंड डाइवर्ट ना हो। आप ऐसा ना हो कि उसमें आप और दूसरा काम करने लगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो कम से कम 15 दिन या 1 दिन तो रखो जब फादर्स को पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर सको। अनिल जी अभी वो बात कर रहे थे कि जिनकी जन्म पत्री ना हो, तो जैसे हम भी नहीं मानते थे, मेरी भी जन्म पत्री नहीं थी, तो 40 इयर्स के बाद जाके किसी पंडित जी ने बनाई, तो उनको मैंने रैंडमली बताया कि जैसे मैं 2 से 4 के बीच में पैदा हुई हूँ और ये है, तो इस तरह से उन्होंने मेरी पत्री बनाई, मेरा डेट ऑफ बर्थ। तो वो पत्री ठीक है, मींस जेन्युइन है कि मेरा भी यही क्वेश्चन है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है इट्स एंटायरली बेस्ड ऑन द टाइम। टाइम एक्यूरेट नहीं है तो आपका जो प्रिडिक्शन भी सही नहीं हो सकती और उसको सही नहीं बन सकता। बट कुछ हद तक हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। टाइम को 5-7 मिनट का डिफरेंस हो तो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन 2-4 घंटे का डिफरेंस होगा तो नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जैसे आपसे मैं कुछ क्वेश्चन आंसर पूछूंगा और आपको देख के मैं रिलेट कर लूंगा, जैसे ओनली इन लिमिटेड लेवल नहीं कर सकते, बहुत कम हद तक, बहुत कुछ हद तक ही कर सकते हैं हम। कई कुछ कहते हैं कि फूल का नाम बताओ तो हम आपके बता देंगे, जन्मपत्री बना सब आपको बेवकूफ। एनीवे आई थिंक अब खत्म करते हैं आज। और एक क्वेश्चन और है, जैसा एट रैंडम नाम रख देते हैं, सपोज राशि के हिसाब से नाम नहीं रखता तो नाम रखे तो क्या वो पर्सनालिटी को उस बच्चे के अफेक्ट करता है लेटर ऑन? नेचुरली मैंने कहा कि अगर आप उसके ऊपर रखेंगे तो इट विल हैव अ गुड इफेक्ट ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। हाँ। तो अगर नहीं रखा आपने तो फिर जैसा होगा, अच्छा है बुरा है पता नहीं आपको, तो उसके हिसाब से उसका असर होगा उसके ऊपर। और कई लोग इसीलिए देखा होगा अपने नाम भी चेंज कर लेते हैं बाद में कि भैया कुछ पता नहीं प्रॉब्लम है, नाम चेंज करके देख लो। हाँ, ठीक है, उसका रीजन भी होता है। तो बट अनिल जी क्या इफेक्ट होता है? जैसे देविका का खी निकला था बट खी से कोई नाम ही नहीं था, तो मतलब उसके मतलब क्या फिर इफेक्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा वो मतलब खराब होता है, क्या होता है, कैसे होता है? अब ये राशियां हैं, राशियां कुछ आपके एक दूसरे को मतलब फ्रेंडली हैं, एक दूसरे के लिए एनिमीज हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या नाम रखा, वो राशियां आपस में क्या संबंध है उन दोनों का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा,
और ये जो जन्म पत्री में टाइम डिफरेंस कितना जैसे होता है, जैसे 2 से 4 घंटे में नहीं होता, तो कितना डिफरेंस में बन जाता है? 2 or 3 minutes can make a lot of difference. आपने देखा होगा कि जो twins होते हैं, and I've seen myself, one is an IAS officer, one is a clerk actually, and difference was 10 minutes. Okay, thank you. Okay, I think we again meet on Friday actually. Thank you, sir. Thank Nice you, class. Ruchi. Thank you very much. Have a good सभी को नमस्कार. वेरी एनलाइटनिंग क्लास था, काफी गुड लर्निंग रही है.